हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 का पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू करने से अपना ही फायदा है, जैसे प्रैक्टिस हो जाता है। थ्योरी भी कर रहे हैं, थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे, सीटेट एग्ज़ाम से पहले तक उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यू भी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग पीवाईक्यू करते हैं। और इसका आज फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। एक में है कांगड्डा शैली की चित्रकला, दूसरा में है गिरनार का शैल चित्रकला शैल अभिलेख, और तीसरा में है पदशाहनामा चित्रकला, और फोर्थ में है कि मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो बताइए यहाँ पर जो प्राथमिक जो बोला जा रहा है वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था? तो यहाँ पर है सरकारी संस्थानों में, दूसरा में है एक निश्चित फीस लेकर, और तीसरा में है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, और फोर्थ में वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर? तो जब ब्रिटिश काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था तो कैसे पढ़ाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, साल भर, माने सालों भर पढ़ाया जाता था। लेकिन बीच में जो फसल होता था उस फसल के कटाई के समय छोड़ दिया जाता था जब वे खेतों में काम करते थे। मतलब जब खेत में काम करते थे उस वक्त उसे छोड़ करके बल्कि सालों भर पढ़ाया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे 2 कथन है ए और बी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय संदर्भ में है। कथन ए में है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बी में है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कि दोनों सही कि दोनों गलत है? इसे विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ए गलत है, क्या है? तो ए गलत है और बी सही है। तो जहाँ पर ए गलत है और बी सही होगा वही आंसर हम लोगों को सही हो जाएगा। तो 4 में देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCE का तात्पर्य क्या है? बी फॉर क्रिश्चियन एरा, बी फॉर कॉमन एरा, बी फॉर सीजर एरा, बी फॉर कंटेम्पररी एरा। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बी फॉर कॉमन एरा होता है, ठीक है। क्या होता है? तो बी फॉर कॉमन एरा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर बी फॉर कॉमन एरा ईसा मसीह के जन्म के बाद से ये डेट निर्धारित हुआ है, लेकिन उससे पहले भी दुनिया था। तो दुनिया पहले था तो वो उल्टा चलता था, ठीक है। लेकिन अब सीधा इधर जा रहा है। जैसे मान के चलो इधर 501 है तो इधर आने से वो 500 हो जाएगा, बल्कि 502 नहीं होगा बल्कि 500 होगा। फिर 599 होगा, यानी 503 नहीं होगा, 599 होगा। इधर घटते चल जाता है, ठीक है, और इधर बढ़ते चल जाता है। तो इसे बी फॉर कॉमन एरा इसका तात्पर्य है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। मतलब भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, उसे हम लोग कैसे जानते हैं? उसका कुछ साक्ष्य रहा होगा तभी न जाने होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे जानते हैं। तो एक में है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध
लेख हमें मिलता है। दूसरा में महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तीसरा में है कि शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। चौथा में है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सभी को पता है कि हम लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के पटने स्थल से पुरास्थल से क्या हुआ था, शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? तो अंडे के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि भारत में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे पुरापाषाण युग में। ठीक है, कहाँ पर? तो पुरापाषाण युग में। अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि शुतुरमुर्ग किस वक्त मिला करता था या किस वक्त था, तो पुरापाषाण युग में था। ठीक है, और कैसे पता चलता है? तो महाराष्ट्र के जो पटने पुरास्थल से ये शुतुरमुर्ग का अंडे का अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि भारत में शुतुरमुर्ग रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसको हम लोग एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। ऐसे तो कोई खास या कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि ऐसे ही उसका पतन हो गया है, लेकिन बस अनुमान लगाया जा सकता है, कल्पना किया जा सकता है। ठीक है, तो ए में है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। बी में है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। सी में है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। डी में है कि संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तब यहाँ पर सी ऑप्शन को अच्छे से देखिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि संभवतः सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, क्या ये हम लोग पढ़े थे? तो हम लोग नहीं पढ़े थे दोस्तों। ये मतलब पढ़े थे बाढ़ आने के बारे में, लेकिन कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गए थे। ये पूरे हिस्से में बाढ़ आने के बारे में नहीं पढ़े हैं हम लोग, जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उस वक्त। ठीक है, अगर नहीं पढ़े आप लोग तो जा करके पढ़ लीजिए, अच्छे से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो जहाँ पर भी सी ऑप्शन होगा वो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी सी है, नहीं होगा। यहाँ पर भी ये दोनों में सी है, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, ये हम लोग देखे थे। उसके बाद फिर दूसरा में है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये भी हम लोग देखे थे। उसका बाद फिर ये संभवतः नदियाँ सूख गई होगी, ये भी देखे थे। लेकिन सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये नहीं देखे थे, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और यहाँ पर ए, बी और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। 2 में है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। 3 में है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। 4 में है कि मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। कब? तो ये महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। ठीक है, क्या करने लगे? तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में से सही क्या है। जो सही है उसे दिखाना है। ए में है उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। दूसरा में है गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और इसका आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, और 4 में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदान इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो उसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण ने
निम्न में से कौन कथन गलत है? जो गलत है उसे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ये बिल्कुल राइट है, मतलब जनजातियों के बारे में इतिहासकारों ने या मुसाफिरों ने बहुत कम जानकारी दी है, ठीक है। और ये दूसरा में है, अधिकांश जनजाति समूहों में लिखित दस्तावेज रखते थे। जी नहीं दोस्तों, ये लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, ठीक है। ये लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। ये लोग क्या करते थे? तो यहाँ पर देखिए कि जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। क्या किया है? तो रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। उसके बाद चौथा में है कि जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। मतलब एक दूसरे पर क्या रहा? तो निर्भर रहा। एक किस्म हर जैसे कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे पर वो निर्भर रहा। मान के चलिए ये है तो इसके पर निर्भर रहा, ये इसके पर निर्भर रहा, ठीक है। लेकिन ये लोग दस्तावेज, लिखित दस्तावेज कहीं नहीं रखा। ये हम लोग एनसीईआरटी इसको नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये दस्तावेज नहीं रखते थे लिखित। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? जब 1857 का विद्रोह हुआ वो नाकाम रह गया, उसका बाद जब ब्रिटिश लोग क्या किए हैं, अंग्रेजों लोग भारत को किस तरह से इसमें नियंत्रण या काबू पाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर देखिए एम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा में है कि अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। फिर तीसरा है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। और चौथा है कि तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया, सौंप दिया, और भारतीय मामलों के ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ये बोल करके, ठीक है। तो एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र विशेषता नहीं है? एक में है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, दूसरा में है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया, और तीसरा में है जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, और चौथा में है जनता को मतदान का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नहीं है उसे बोला गया है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं वाला का बहुत बढ़िया से ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बोला गया है कि मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये बिल्कुल राइट है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। उसका बाद बोला गया है कि प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया, ये भी सही है। अब यहाँ पर है जनता को मतदान का अधिकार, ये भी सही है, लेकिन जनता के निर्णय और निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता तो ये नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से ये सहभागिता नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? छोटा तिब्बत किस को कहा जाता है? तो एक में है लद्दाख, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है सिक्किम, और फोर्थ में है हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? अगर पूछेगा कि भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो ये लद्दाख हो जाएगा, और ये छोटा तिब्बत भी लद्दाख ही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी ऑप्शन ए। भारत में अपील प्रणाली, ये पौनवादी प्रणाली किसे कहते हैं? एक में है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान,
तीसरा में है राज्य कार्यपालिका मुख्य का सर्वोच्च अपील पर प्राधिकारी के रूप में कार्यकर्ता होने का प्रावधान। और चौथा में है निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो दोस्तों आपको इतना तो ज़रूर पता है कि जिला न्यायालय और हाईकोर्ट न्यायालय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निचले अदालत हो गया जिला न्यायालय, क्या हो गया, तो ये हो गया जिला का न्यायालय, ठीक है। और जिला न्यायालय ये हो गया। और आदेश के खिलाफ मतलब ये जिला के खिलाफ गया, जिला कोर्ट का खिलाफ, उसका बाद फिर उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, यानी हाई कोर्ट में अपील किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिपी पठार का लक्षण नहीं है। अब यहाँ पर फिर से नहीं है दिया हुआ है, इस नहीं है इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, वरना आप जान भी रहे हैं तब भी आप गलती कर देंगे, क्योंकि इसमें नहीं का ध्यान नहीं देने के बाद फिर जो चीज़ नहीं करा और जो चीज़ सही है उसे टिक मार दे रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो एक में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल राइट है, ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या है, तो भारत है। और ये प्रायद्वीपीय पठार, ये यहाँ से इधर प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो उत्तरी मैदान है, मतलब यहाँ पर क्या है, तो हिमालय है, हिमालय के नीचे से पूरा उत्तरी मैदान है, ठीक है। तो इसका दक्षिण में है, तो ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ पर जो अरावली श्रृंखला स्थित है ना राजस्थान में, तो ये भी राइट है। यहाँ कोयला एवं लोह आश्रय जैसे खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, ये भी ठीक है। यहाँ पर लोहा खनिज कोयला का प्रचुरता बहुत भारी पाया जाता है। अब चौथा में देखिए क्या है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। तो क्या महानदी और कृष्णा नदी क्या पश्चिम की ओर बहती है, आप लोग खुद बताइए। ये महानदी कहाँ से बहती है, तो महानदी और कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। अब इतना आप लोग पढ़े तो 1 2 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में सेट हो गया होगा कि ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है प्रायद्वीपीय पठार, और फिर इसके पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में दोस्तों, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। उसके बाद यहाँ पर कोयला लोहा आश्रय के खनिजों का प्रचुरता यहाँ पर भंडार है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अफ्रीका के बारे में जो सही है उसे बोला जा रहा है। हम लोग अभी नहीं था उसे देखे ना, लेकिन अब अभी देखेंगे जो सही है उसे देखेंगे, ठीक है। अब सही कौन सा है और गलत कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है, बल्कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि ये पृथ्वी है ना, तो ये पृथ्वी है, तो इधर का भाग में बहुत बड़ा भाग है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती है। ये बिल्कुल राइट है, मतलब एक ऐसी महाद्वीप ये है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। मैंने तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। उसके बाद गोभी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद ये कहा है इसके गोभी मरुस्थल क्या इस महाद्वीप में स्थित है, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोभी मरुस्थल यहाँ पर नहीं है स्थित, ठीक है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। यूराल पर्वत किसको किसको अलग करता है, तो अच्छे तरीक़े से पता है कि यूराल पर्वत किसको किसको अलग करता है, तो यूरोप को और एशिया को अलग करता है। ये हो गया यूरोप और ये हो गया एशिया, और ये हो गया यूराल पर्वत, ठीक है। तो ये यूरोप और एशिया को अलग करता है, जो कि इसके पश्चिम में यूराल पर्वत बोल रहा है, तो पश्चिम में नहीं है बल्कि इसके पश्चिम में क्या है, तो दक्षिणी अमेरिका है। और इसका ऊपर जो उत्तर की तरफ जाएगा तब वहाँ पर मिलेगा आपको यूरोप, एशिया और ये यूराल पर्वत, ठीक है। तो ये भी क्या है, तो गलत है।
तो जहाँ पर यहाँ पर सही बताने के लिए बोला गया था वो सही कौन सा है, तो यह ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा भी और विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी, तीनों रेखाएं इससे गुजरती है। ठीक है, तो इसे हमेशा याद रखेंगे। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि अब क्यों होती है शरद ऋतु में वर्षा, तो देखिए कहाँ कैसे होती है। तो पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दूसरा में है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तीसरा में है कि पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। चौथा है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो आपको पता है कि अरब सागर किधर है, तो अरब सागर इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है। अब ये लौट करके ये बंगाल खाड़ी इधर है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि तमिलनाडु भी इधर है, आंध्र प्रदेश भी इधर है। ठीक है ना, तो ये अरब सागर। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। अब शरद ऋतु में वर्षा होती है तो ये कब होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। क्या होती है, तो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये कौन सा महीना न होता है दोस्तों, तो ये होता है अक्टूबर। क्या होता है, तो अक्टूबर और नवंबर में होता है। हाथ से लिख रहे हैं, अच्छा से नहीं लिखा रहा है, ठीक है ना, लेकिन बस बात कर रहे हैं उससे आप लोग समझ जाइए। अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये होते हैं। ठीक है, खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर चक्रवात भी आते हैं, उसके बाद चक्रवात आने के बाद यहाँ पर नमी ग्रहण करते हैं, नमी ग्रहण करने के बाद यहाँ पर बारिश बहुत भयानक हो जाती है। ठीक है, और ये शरद ऋतु का रूप, शरद ऋतु मतलब ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है, इसलिए इसका नाम भी शरद ऋतु पड़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा, और आप लोगों के SST का तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा थ्योरी क्लास भी और PYQ भी मिलेगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग 50+ स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।